Hello students, how are you? All well? Okay, today's topic is resistance. रेजिस्टेंस ओम्स लॉ के अंदर हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। अभी थोड़ा उसमें आगे और जाएंगे कि रेजिस्टेंस क्या है, कैसे है, उसमें अगर चेंजेस आता है तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो चेंज लाते हैं, ठीक है। उन सब में हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस इज व्हाट। तो रेजिस्टेंस का काम क्या है? रेजिस्टेंस का काम है टू अपोज फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कि करंट को वो अपोज करता है। जो चार्ज होती है उसकी एनर्जी को वो रिड्यूस करने की कोशिश करता है, करंट को पास नहीं देना होता है, मतलब करंट को रोक के रखना होता है। ये काम होता है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस जो होता है इट डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 लेंथ एंड नंबर 2 क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। Means R is proportional to L by A, मतलब जितनी लेंथ ज़्यादा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा, जितना एरिया कम उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा, मतलब कि इनवर्स रिलेशन है। R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। तो रो क्या है? Rho is resistivity of the material. This depends only upon material. Resistivity of material. It depends only upon type of material, okay। Let's see first, अगर हम ये बोले कि अगर हमारी लेंथ चेंज होती है, जैसे कि अगर हम किसी आयरन या तो फिर कोई भी ऐसा रेजिस्टेंस का वायर हो जिसे हम खींचे, ठीक है, खींचने से उसकी लेंथ इंक्रीज होती है। नंबर 1 चेंज इन लेंथ। लेंथ में अगर चेंज हो तो क्या करना है? तो यहां पे आपके पास दो रास्ते हैं। नंबर 1, इफ चेंज इज मोर देन 7%, 7% से अगर ज्यादा का चेंज हो तो R इज इक्वल्स टू रो L डिवाइड बाई A। अब क्या चेंज हो रहा है? लेंथ। तो उसी लेंथ से आप जो भी चेंज हो रहा हो उसी से आप मल्टीप्लाई करोगे, उसी से डिवाइड करोगे। ऐसा क्यों करना है? इसीलिए करना है कि अगर हम खींच के उसकी लेंथ चेंज करेंगे ना, इंक्रीज करेंगे, तो उसका जो एरिया होगा वो डिक्रीज होगा। प्रॉब्लम इज कि मुझे लेंथ का चेंज पता है, एरिया का पता नहीं है, इसलिए मुझे लेंथ रखनी है और एरिया को ऐसे कन्वर्ट करना है कि कोई एक कांस्टेंट में कन्वर्ट हो। कैसे? तो ये देखो, रो L इंटू L, L स्क्वायर, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम।
अगर आप वायर को खींचोगे उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, एरिया कम होगा, लेकिन वॉल्यूम जो है वो फिक्स रहता है, वॉल्यूम नेवर बी चेंज्ड। दैट मीन्स R proportional to L square, R proportional to L square। अब अगर if change is लेस देन 7% होगा तो आप एक काम करो, डिफरेंशिएट of equation 1 with respect to length L, with respect to length L, so dr by dl। अब ये रो, ये वॉल्यूम, रो बाई वी, L रेज टू 2, एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2L, सो डी आर इज इक्वल्स टू 2 रो एल वी, ये डी एल सामने, नंबर 2। ठीक है, आज थोड़ी नोट्स बनाने में हमें ज़्यादा काम लगना है, तो थोड़ा लेक्चर भी लेंथी होगा। नाउ टेक रेशियो of equation 2 and 1, 2 is a dr, 1 is a r, 2 is dr, 2 rho L dl by v, 2 rho L dl by v। अब r मतलब रो L स्क्वायर बाय वॉल्यूम मतलब v, चलो v v कैंसल, रो कैंसल, L 1L कैंसल, dr बाय r 2dl बाय L, ये रहा आपका चेंज इन लेंथ। ओके, ये आपको बहुत ही छोटा चेंज हो तब आपको यूज करना है, बहुत ही छोटा चेंज। एक दो न्यूमेरिकल हम लोग लेते हैं, ध्यान से देखो। If wire is stretched and its length is increased by 10%, increase by 10%, what is change in resistance? तो रेजिस्टेंस में आपको क्या चेंज मिलेगा, तो ये जो है वो न्यूमेरिकल है। अब देखो कितनी वैल्यू दी है, 10%, मीन्स मोर देन 7%, मोर देन 7%। सपोज अगर कोई भी यूज़ कर लो, चलो आपने मान लो कि आपको ये यूज़ करना है, बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि ये जो 10% है वो DL बाई एल है, तो DL बाई एल इज 10 इंटू 2, कितना हो गया 20%। कितना हो गया 20%। तो अगर इसके हिसाब से आंसर लाओगे तो आपको 20% मिलेगा। DL बाई एल जो है वो सीधा परसेंटेज ही दिया है, वही आपको लिखना है। अब देखो, बट हम लोग यहाँ पे ये यूज़ करने वाले हैं कि R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। अब रेशियो लो, R2 बाई R1, L2 बाई L1 होल स्क्वायर। ओके, अब एक काम करो, जब भी आप ये परसेंटेज वाले न्यूमेरिकल गिनने जाओ तो आपके पास दो वैल्यू होती है, वैल्यू 1 नंबर वाली, वैल्यू 2 नंबर वाली। तो 1 नंबर वाली जो भी वैल्यू हो वो 100 ही आप मेंशन करो, 100।
क्लियर? आपको R2 फाइंड करना है। अभी बात करते हैं L2 की। अभी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कितना था पहले? 100 और कितना इंक्रीज हुआ? 10%, मतलब कितना हुआ? 110। 0 0 कैंसल। तो अगर 0 0 कैंसल होता है तो ये कुछ बनता है 11 square 121 R2 by 100 as it is, 121 by 100 ये कैंसल, R2 इट्स 121। तो चेंज आपको जो मिलेगा वो होगा R2 माइनस R1, 121 माइनस 100 इट इज 21% चेंज। R2 मतलब फाइनल, R1 मतलब इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल करने के बाद अगर आंसर पॉजिटिव मिलता है दैट मीन्स इंक्रीज होता है, और अगर नेगेटिव मिलता है तो डिक्रीज होता है। 21%। अब ध्यान से देखो, इस हिसाब से आंसर कितना आना चाहिए था? 20%। कितना आया? 21%। इसका मतलब क्या हुआ कि आंसर वेरी कर रहा है। ये बेटा जब आप यूज करोगे वो फ्रैक्शन ऑफ चेंजेस के लिए आप यूज करोगे। दिस फॉर्मूला इज यूज ओनली फॉर द फ्रैक्शन ऑफ चेंजेस, एंड फ्रैक्शन मीन्स लेस देन 7%। और ये जो यूज होगा वो मोर देन 7%। आप किसी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम लोग देखने जाए तो वो तो बहुत ही ईजी है। इफ length of wire is increased by 2%, what is change in its रेसिस्टेंस। यहाँ पे आपको डायरेक्टली चेंज का यूज करना है। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू है वो लेस देन 7% है। फॉर लेस देन 7% यू विल यूज dr/r, इट्स 2 times dl/l, और 2 times 2% मतलब कि आंसर इज 4%। तो डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो, आंसर 4% है। लेकिन अगर आप यहाँ से जाओगे तो आपको कुछ 4 के ऊपर कुछ और भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे डायरेक्टली वैल्यू मिलती है 2 to the 4%। क्लियर? तो ये दो चेंजेस, ये दो डिफरेंस है कि फॉर्मूला हम कब यूज़ करें, फॉर लेस देन 7%, फॉर ग्रेटर देन 7%। चलो वैसे तो अगर लेंथ की बात हुई, कभी कभार न्यूमेरिकल में ये लोग पूछ सकते हैं कि व्हाट इज अ चेंज इन एरिया। तो एरिया का जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। तो वही यहां पे कंटिन्यू होगा कि R प्रोपोर्शनल टू 1/a² फॉर लेस देन 7%, सॉरी greater than 7%, and for less than 7% it's dr/r minus 2 times dA/a, dr/r minus 2 times dA/a। अगर कोई ये कहता है कि सर रेडियस दिया हो तो, सर रेडियस दिया हो तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो एरिया होता है वो एरिया इज अ πr²। तो जो a² था वो बन गया πr⁴। तो आपको ग्रेटर देन 7% में जाना है, तो यही फॉर्मूला आप इनवर्सली 1/r⁴ करोगे। और अगर आपको
लेस देन 7% में जाना है तो आप dr/r इज इक्वल्स टू -4 टाइम्स dr/r करोगे। क्लियर? आपको जो भी दिया हो फॉर्मूला उस हिसाब से आपको ये करना है। अब ये दो फॉर्मूला कैसे आए, तो इन दोनों फॉर्मूला के लिए आपको यही वापस से स्टेप करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन करके आप रेशियो लोगे, ये बन जाएगा। ओके, चलो फटाफट लिख दो, क्विक। हो गया? लेट्स गो। अब बात करते हैं कुछ फंडामेंटल्स की, कि भाई फंडामेंटल के हिसाब से क्या होता है। तो हमें ये पता है कि अब बारी आती है कि लेंथ हो गया, एरिया हो गया, अब टेम्परेचर की बात आती है। कि भाई अगर टेम्परेचर चेंज हो तो क्या होता है, तो ध्यान से देखो। टेम्परेचर एक्चुअली प्रोवाइड क्या करता है, तो टेम्परेचर गिव्स एनर्जी, हीट, मतलब हीट एनर्जी। ये अगर एनर्जी लेंगे तो होगा क्या, तो एनर्जी लेते ही जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है, वो जो मोशन है वो फास्ट हो जाएगा। मोशन फास्ट होते ही जो कोलिजन्स है वो भी फास्ट हो जाएगा। कोलिजन्स फास्ट होते ही जो रिलैक्सेशन टाइम था वो रिलैक्सेशन टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि फास्ट कोलिजन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि टाउ क्या हो रहा है, डिक्रीज। टाउ क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला m/n(e²) टाउ के हिसाब से, इफ टाउ डिक्रीज रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज, resistivity will increase, and if resistivity increase that means resistance increase, if resistance increase current decrease, current decrease that means conductivity decrease। तो ये हो गया, क्योंकि आपका कंडक्टिविटी का फॉर्मूला था n(e²)τ/m। तो ये दोनों तो प्रोपोर्शनल रिलेशन में आए, टाउ डिक्रीज तो सिग्मा डिक्रीज, लेकिन यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है, टाउ डिक्रीज तो रो इंक्रीज तो आर इंक्रीज। तो ये जो रिलेशन बनता है उसके हिसाब से हमें जाना पड़ता है कि भाई क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि टेम्परेचर क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। एनर्जी से क्या होता है, मोशन फास्ट होता है, मोशन फास्ट होते ही कॉलिजन फास्ट हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम रिड्यूस हो जाएगा। टाउ रिड्यूस मतलब ये जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पहले क्या था कि जब ऑसिलेशंस होते थे तो कॉलिजन कुछ ऐसे होते थे, डिस्क्यू, भाई थोड़ा चलता है डिस्क्यू, फिर थोड़ा चलता है डिस्क्यू, लेकिन जैसे एनर्जी मिलती है डिस्क्यू 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 कंटिन्यूअस धड़ाधड़, तो टाउ रिड्यूस हो जाता है, और जितना ज़्यादा कॉलिजन होगा उतनी एनर्जी लॉस होगी, किसकी, चार्ज की, और जितनी चार्ज की एनर्जी लॉस होगी उतना ही कम चार्ज निकलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं आगे कि जो फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस है R is equals to R0 1 plus alpha t minus t0। ये कहाँ से आया तो समझाता हूँ। याद करो थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी। अब ये L0 ले लो इनिशियल, so L minus L0 is equals to alpha L0 delta T T2 minus T1। उस तरफ भेजो,
L0 प्लस अल्फा L0 T2 माइनस T1, L0 कॉमन, तो लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, तो अब L की जगह पे हम लोग R यूज करेंगे। R इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 या तो T माइनस T0, वॉट एवर यू लाइक। तो ये फॉर्मूला यहाँ से डिराइव होके आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। जनरली ऐसा होता है कि रेजिस्टिविटी जो होती है वो नॉर्मल टेम्परेचर का अगर चेंज मिलता है तो वो बहुत चेंज नहीं होती है। रेजिस्टिविटी चेंज कब होती है? जब लार्ज टेम्परेचर आपका वेरी करेगा तो मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज होते ही रो जीरो चेंज होगा। क्यों? बिकॉज रो जीरो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल्स। रो इक्वल्स टू रो जीरो 1 प्लस अल्फा टी माइनस T0। ओके, लेकिन फॉर एग्जाम्पल्स अगर मुझे यूज करना है तो वो लोग इतना इजी नहीं देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल्स हम जाएंगे R इज इक्वल्स टू R0 मल्टीप्लाई इन साइड T माइनस T0। ओके, एग्जाम्पल में क्या होता है, कभी कभार कंपैरिजन देते हैं, तीन टेम्परेचर देते हैं, दो टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, 2 टेम्परेचर हो, 2 रेजिस्टेंस हो तो ये एक ही बार में खत्म हो। लेकिन अगर 3 टेम्परेचर दिया हो तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इस तरफ आ जाओ, नेगेटिव हो जाएगा R माइनस R0। और होता क्या है, उस टाइम पे वो लोग मटेरियल का टाइप भी नहीं बताते हैं। देयरफॉर अब देखो R2 माइनस R0 डिवाइड बाय R1 माइनस R0। अब ये R0 अल्फा तो कॉमन होगा किसी भी मटेरियल के लिए, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। T2 माइनस T0 डिवाइड बाय T1 माइनस T0। ये आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे जब आपको तीन वैल्यू दी हो, 0 1 2, 0 1 2, 3 वैल्यू। अब ये सब में है कौन कैसा है, कैसे हम उसको समझना है वो देख लो। सबसे पहले हम जाते हैं अल्फा। अल्फा इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट, अदरवाइज कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। इसका जो यूनिट है वो या तो सेल्सियस इनवर्स होता है या तो केल्विन इनवर्स होता है। क्यों? ये देखो, ये क्या है, T माइनस T0, सपोज ये केल्विन में आता है। ये क्या है, 1 उसके साथ प्लस, तो ये तो कांस्टेंट है और ये केल्विन है, तो इन दोनों का एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो जो अल्फा होगा अगर हम उसका यूनिट इनवर्स लें तो केल्विन इनवर्स और केल्विन कैंसल, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो उनका एडिशन पॉसिबल होगा। इसीलिए अल्फा इज द इनवर्स ऑफ टेम्परेचर, इनवर्स ऑफ टेम्परेचर। अगर अल्फा की बात करें तो अगर अल्फा फॉर अ इंसुलेटर एंड कंडक्टर वो होगा पॉजिटिव, और अगर बात करें सेमीकंडक्टर की तो वो होगा नेगेटिव। सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा नेगेटिव होता है, वो हम जब अभी ग्राफ देखेंगे तब उसमें और ज़्यादा जाएंगे। ओके, जनरली अल्फा इज कांस्टेंट फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन अगर टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा चेंज होगा तो डेफिनेटली अल्फा की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। जनरली इंसुलेटर कंडक्टर के लिए टेक्स्ट बुक में अल्फा का पूरा टेबल दिया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो जो है वो कुछ फिक्स टेम्परेचर पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे।
लेकिन जैसे ही अगर टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, अगर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 300 है और यहाँ पे 1500 है, तो आपका अल्फ़ा डेफिनेटली वेरी हो जाएगा। तो उस टाइम पे आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूला अप्लाई करने में हमने R0 और अल्फ़ा को कांस्टेंट अज्यूम किया था कि भाई ये कांस्टेंट है और इसलिए कैंसिल हुआ। ओके, अब देखो R0 रेफरेंस टेम्परेचर, और जो रेफरेंस टेम्परेचर होगा वो अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस ही आपको मिलेगा, या तो जो सबसे लोएस्ट है वो आपको लेना है। रेफरेंस टेम्परेचर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 0 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन जो होगा वो आपको यूज़ करना है, या तो 3 वैल्यू में सबसे लोएस्ट जो हो वो आपको यूज़ करना है। ठीक है, रेफरेंस टेम्परेचर T0, R0 रेजिस्टेंस एट T0 टेम्परेचर, R रेजिस्टेंस एट T टेम्परेचर। T टेम्परेचर कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है उसके कुछ टर्म्स जो आपको याद रखने हैं। इसमें यूनिट आपको याद रखना है सेल्सियस इनवर्स, केल्विन इनवर्स। आपको टेम्परेचर कौन सा यूज़ करना है, तो अगर क्वेश्चन में आपको अल्फ़ा दिया है, अल्फ़ा की वैल्यू सेल्सियस इनवर्स में है, तो आप यहाँ पे टेम्परेचर सेल्सियस में यूज़ करोगे, और अगर केल्विन इनवर्स है तो आप यहाँ पे केल्विन टेम्परेचर का यूज़ करोगे। वैसे डिफरेंस जो होता है वो तो सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पे मार्क्स कटने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि सेल्सियस इनवर्स और केल्विन और सेल्सियस इनवर्स यूनिट कैंसिल नहीं होता है। इसीलिए फॉर एक कन्वेक्शनल मेथड मुझे जाना है तो इन दोनों का यूनिट सेम रखना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए चलो आगे बढ़े। अब बात करते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर में सबसे पहले बात करते हैं कि कंडक्टर, जैसे कि कॉपर की बात करें, प्योर कंडक्टर। तो ये जो रेजिस्टिविटी है, ये जो टेम्परेचर है जो कि केल्विन में है, और ये कुछ 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये रिलेशन कुछ ऐसे मिलेगा, 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। ओके, तो ये रिलेशन आपको कुछ ऐसे मिलेगा। एक काम करते हैं, पूरा ही लिख देते हैं। एक नॉन लीनियर रिलेशन मिलता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा जूम करके देखना कि अगर ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन, इसमें ये लाइन आपको कांस्टेंट मिलती है, लीनियर, ये लीनियर है। पूरा कर्व नॉन लीनियर होता है, लेकिन कुछ पोर्शन ऐसा होता है जहां पे हमें ये लीनियर देखने को मिलता है। ये है 0 केल्विन, ये 50 केल्विन, ये 100 केल्विन। ठीक है, तो कॉपर की जो कि प्योर कंडक्टर है उसमें हमें ये जो ग्राफ है वो नॉन लीनियर मिलता है। सेकंड नंबर पे आता है नाइक्रोम। निकल, क्रोमियम और आयरन, निकल, क्रोमियम और आयरन की ये एलॉय है। अगर इसकी बात करें तो ये तो पूरा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। कैसे? ये देखो टेम्परेचर, ये 0, ये 200, ये 400, ये 600 केल्विन में मुझे जाना है। ग्राफ कभी 0 से शुरू होता नहीं है। ये आपका 1, ये 1.1, ये 1.2 और आपका ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है। मतलब कि 200 केल्विन अगर आप जंप करोगे, 200 सेल्सियस अगर आप जंप करते हो, तो रेजिस्टिविटी जो है वो पॉइंट में आपको वेरी होकर मिलती है। पॉइंट 0.01, 0.02 समथिंग आपको वेरी होकर मिलती है। ठीक है,
अगर सपोज मैं ये बात करूँ कि अगर यहाँ पे आपकी रेजिस्टिविटी कुछ 1.08 है, हाँ, तो अगर यहाँ पे देखो तो ये कोई टेम्परेचर अराउंड होगा 250 के अराउंड अगर हम लोग लेते हैं, तो 0 से लेके 250 का टेम्परेचर आप गए तो रेजिस्टिविटी जो है वो जस्ट 1.08 से 1.1, मतलब कि ये जो वैल्यू है वो 0.02, ये जो वैल्यू है वो 0.02, वो भी 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर, इतना ही चेंज मिलता है, जो कि सही बात नहीं है। इसीलिए नाइक्रोम है, मैंगनीन है कांस्टेंट है, ये जो एलॉय है, ये एलॉय जनरली टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट एलॉय है, टेम्परेचर पे वो इतना डिपेंड नहीं करती है। क्लियर? और लास्ट में हमें जाना है 3 नंबर, सेमीकंडक्टर मटेरियल, जो कि रिवर्स है। सेमीकंडक्टर में आपको उल्टी गंगा देखने को मिलेगी। टेम्परेचर इंक्रीज होते ही रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हुई, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, रेजिस्टिविटी भले थोड़ी तो थोड़ी बट इंक्रीज हुई, यहां पर तो डिक्रीज होती है। क्यों? वो हम 14 चैप्टर में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। क्लियर? तो ये है आज आपका टॉपिक कि जिसमें हमने टेम्परेचर के रिगार्डिंग बहुत सारी बातें की, लेंथ में भी की, एरिया में की। ठीक है, कोई भी चेंजेस आता है इनमें से तो आपका जो रेजिस्टेंस है, आपका जो वायर है, उसका रेजिस्टेंस वेरी करेगा। ठीक है, और ये जो वेरी करता है वो हमें सारे के सारे फॉर्मूले के हिसाब से याद रखना पड़ेगा। कुछ फॉर्मूला MCQ में, कुछ फॉर्मूला बोर्ड्स में आते हैं और हमें उसके न्यूमेरिकल्स करने पड़ते हैं। ठीक है, लिख लो ये।